अस्सलाम वालेकुम। जुस्तजू विद हेल्दी लाइफ स्टाइल। मैं हनीफ मोहम्मद डॉक्टर शबाना नाज और डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब के साथ हमेशा की तरह आपकी खिदमत में हाजिर। अल्हम्दुलिल्लाह खैर वाफियत के साथ रमज़ान गुजरा और ईदें भी, पहली, दूसरी, तीसरी, बल्कि हमने तो एक हफ्ते तक मनाई। यानी आओ, वक्त गुजर जाता है, कुछ हमें मैसेजेस देके जाता है, कुछ छोटे मोटे हादसात होते हैं, वो बस यादें छोड़ के चला जाता है। बहुत अच्छा रमज़ान गुजरा हमेशा की तरह माशाल्लाह। मौसम बहुत अच्छा रहा थ्रू आउट। अब गर्मी का मामला शुरू हो रहा है। इसके अलावा ईदें भी अच्छी गुजरी माशाल्लाह। बारिशों का था, लेकिन बारिशें भी अल्लाह ताला की तारीफ़ें देखें आप, बारिशें भी 5वीं ईद के बाद ही शुरू हुई। बड़ा करम है हमारे इस प्यारे मुल्क पे, बड़ा करम है रियली। मौसम को देख लें, फ्रूट को देख लें, हर चीज़ को देख लें। सिर्फ हमें हालात को ठीक करना है और कौम को एक करना है और हमें एक होना है। हम सबको एक होना है और मुल्क की बेहतरी के लिए सोचना है। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मुल्क की बेहतरी। ये अपना, मेरा या चंद लोगों का ग्रोह, इन सबको, प्लस सबसे पहले कौम को ठीक होना है। यानी आओ, दिल बड़ा दुखता है। आज का टॉपिक है लीवर डे, जो कि चल रहा है, प्लस जो गर्मी की शिद्दत अब शुरू हुई उसके बारे में बात करेंगे हम। तो इंशाअल्लाह ताला एक और टॉपिक है, उसके बारे में भी आपको हम जानकारी देंगे। एक हादसा हुआ है। देखिए, ये चीज़ें जब होती है ना, तो जिन पे गुजरता है वो वक्त, वो बड़ा भारी होता है। और अगर वो रमज़ान का एंड हो और बीच में ईद के दिन हो, आपको याद होगा कि 1-1.5 साल या 2 साल पहले, एक ईद से पहले एक हादसा हुआ था जहाज़ का। कराची में आ रहे थे लोग कराची, और वो बहुत बड़ा सीवियर हादसा था। यानी सर, वो वक्त भी गुजर गया, अल्लाह ताला ये भी गुजार देगा। लेकिन वो यादें, वो हादसे जिन लोगों पे गुजरते हैं ना, उनके लिए बड़ी कयामत होती है इन दिनों में। यही एक छोटा सा हादसा, छोटा दिन के अंदर बड़ा हादसा डॉक्टर शबाना नाज और डॉक्टर नसरुल्लाह साहब के साथ भी गुजर चुका है। रमज़ान के ईद के 1-2 दिन पहले हमारी डॉक्टर शबाना नाज के भाई साहब का हादसा हुआ। डिफेंस से वो आ रहे थे मोटरसाइकिल पे और किसी ने उनको हिट किया, और बस उसके बाद क्या हुआ इसकी तो सारी जानकारी, सारी इंफॉर्मेशन डॉक्टर साहब और डॉक्टर रसूलुल्लाह साहब देंगे। लेकिन प्लीज़, जो हमारे हॉस्पिटल के हुक्काम हैं, जो हादसात के मामलात को देखते हैं, जिनके पास ये हादसे में मुलविस लोग आते हैं, जो बेचारे कहाँ से होते हैं, क्या होते हैं, अगर उनकी जानकारी उनके अपनों को दे दी जाए किसी भी तरह से, बजाय ये कि उसको ईदी होम्स या कहीं चीफा में भेजा जाए, तो बड़ी टफ बात हो जाती है, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 5-6 दिन तक ये लोग परेशान रहे। यानी आओ, अल्लाह ताला आफियत वाला मामला फरमाए। वो मिल गए एंड ही इज़ गेटिंग बेटर नाउ। तो आए, फिर हम प्रोग्राम का सिलसिला शुरू करते हैं और इस पे हम बात भी करेंगे, बल्कि डॉक्टर शबाना नाज और डॉक्टर रसूलुल्लाह राना साहब भी आपको बताएंगे कि किस कर्ब से वो गुजरे हैं। अल्लाह ताला इनको सब्र दे, और जो हमारे भाई हैं अल्लाह ताला उनको सेहत दे आफियत के साथ। और जितने भी इस तरह के हैं, अल्लाह ताला उनकी सबकी और हमारी पूरी कौम की अल्लाह हिफाज़त करे, और हमारी कौम के दुश्मन जो है ना गर्क हो जाए इंशाअल्लाह, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? ठीक, अल्लाह का हाँ, शुक्र है। खैरियत से हैं? जी, जी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। और हनीफ मोहम्मद साहब, क्योंकि वक्त करता है परवरिश बरसों, बेसबब हादसा नहीं होता। बेशक, तो ये एक हादसा हुआ डॉक्टर शबाना के भाई और मेरे ब्रदर इन लॉ के साथ। और ईद के एक दिन पहले उनका कोई मोबाइल मिस हो गया था। उसको उन्होंने अपने मोबाइल पे फ़ोन किया। जब फ़ोन किया तो जिस बंदे ने फ़ोन उठाया था उसने कहा कि भाई मेरे पास फ़ोन है, आप मुझसे आके ले लें। फ़ोन लेने के लिए जब वो गए तो लोकेशन जो उन्होंने बताई थी, अब ये चीज़ को रिपीट करना थोड़ा-सा नहीं अच्छा लगता है एक मीडिया पे, क्योंकि इसके पीछे हमारे जो मीडिया के जो लोग थे, टीम थे और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ थे, क्योंकि बहुत अच्छा उन्होंने ताउन किया हमारे साथ, हम तमाम के शुक्रगुज़ार हैं। प्लस ये है कि हम रेडियो पे भी होते हैं, जैसे आप जी, जी। तमाम लोग जानते हैं। तो वहाँ की जो टीम है, डायरेक्टरान हैं, स्पेशली मैं वसीम साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने एक बहुत ज़्यादा
ताउन किया, और जिसमें 15 और फिर CPLC और इस तरह के तमाम अदारे हमारे साथ जुड़ गए। तो लेकिन छुट्टियों में जब हमारे भाई ना मिले तो आप सोच सकते हैं कि कितनी कर्ब से हमारी फैमिली गुज़री। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो मिल गए। लेकिन बात ये है कि जैसे आपने ज़िक्र किया, तो जो उनके पास, जबकि उनके पास आईडी कार्ड था, शनाख्ती कार्ड था उनके पास, वो शनाख्ती कार्ड होने के बावजूद फैमिली से कॉन्टैक्ट नहीं किया गया। वो 3 दिन तक बेयारो मददगार एक सिविल हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में पड़े रहे, आईसीयू में। फिर उसके बाद उनको जब ईदी शिफ्ट किया, तो क्योंकि 15 से हमारा राब्ता था, CPLC और सारे अदारों से राब्ता था, तो उन्होंने हमसे राब्ता करके उसको ढूँढना। ये स्पेशली हम ये कहना चाहेंगे कि जब हर चीज़ मौजूद होती है, तो जो अदारे हैं, स्पेशली मैं हॉस्पिटल्स वालों से कहूँगा कि उनकी आइडेंटिटी जो है होने के बावजूद वहाँ आपके रजिस्टर्ड एंट्री होनी चाहिए थी कि एक पेशेंट आया, उसका ये नाम है। 3 दिन के बाद भी जब हम आपके, क्योंकि हम बार-बार चक्कर लगा रहे थे ईदी, चीपा और मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में, लेकिन हमें उनके बारे में नहीं मालूम हो रहा था। लेकिन जब पता चला, तो उस दिन भी हम तकरीबन आधा घंटा तक ट्रॉमा सेंटर में ढूँढते रहे, लेकिन कहीं भी उनकी एंट्री नहीं थी। तो ये स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे गवर्नमेंट अदारों से, और हमारे जो हुकाम बाला है, तो वो थोड़े से इस प्रोसेस को थोड़ा-सा और ज़्यादा अच्छा कर दें, ताकि लोगों को ये परेशानी ना हो, जिनके अपने प्यारे जो उनके साथ तकलीफ़ होती है, और वो उनको ढूँढने में उनको आसानी हो जाए। और एंट्री होने की वजह से ये है कि आप बहुत चीज़ें आसान होती चली जाती हैं। एग्जैक्टली, थैंक यू वेरी मच। देखिए, मैसेज है हम सब के लिए भी, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह बिल्कुल ऐसा ना करे कि किसी के साथ कोई हादसा हो। खुदा ना खासा अगर होता है तो देखिए, हॉस्पिटल वालों का फ़र्ज़ है ये, रियली ये उनका अव्वलीन फ़र्ज़ है। अगर कोई भी आता है हादसे में मुलविस, आई मीन क्या कहते हैं, डैमेज बंदा, तो उसकी पूरी एंट्री हो, और जब आपके पास चीज़ें अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल आईडी, बेसिकली आईडी तो मिल ही जाता है, पर्स के तो और मोबाइल के बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आईडी तो मिल ही जाता है। और आईडी था भी वहाँ पे मौजूद था, और इसके बावजूद भी अगर ना उस पर अमल किया जाए तो बड़े दुख की बात है। ये एक बहुत बड़ी खामी है, जिसको मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला हुक्काम बाला इस पे देखेंगे, नज़रसानी करेंगे, और इसको इमीडिएटली एनफोर्स करेंगे कि ऐसा होना चाहिए, ताकि लवाहिकीन को तकलीफ ना हो। और खुदा न खासा अगर कोई इंटीरियर का बंदा है कि उनको तो पता ही नहीं चलेगा। ये तो अल्लाह का बड़ा करम है कि दे आर वेरी वेल नोन और बड़ी सपोर्ट रही, लेकिन एक आम आदमी कैसे रसाई करेगा। तो खुदा के वास्ते चीज़ों को डेवलप करें, और बिला वजह खुदा न खाते कि लापरवाही की वजह से लोगों की मौतें हो सकती हैं। अपना ख्याल रखें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, फॉर गॉड से। जो हमारे हुक्काम बाला है, जो इससे रिलेटेड है, जो इन चीज़ों को देखते हैं, इस पे अमल दरामद करवाए। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहिबा, खैर नेचुरली भाई थे, बहुत बड़ा हादसा था, और वो जो मैं तो ये सोचता हूँ ना कि देखें, अल्लाह का बड़ा करम हुआ। बहरहाल बहुत डैमेज है, अभी भी वो प्रोसेसिंग में ही है, और इट विल टेक सम टाइम, गुड इनफ टाइम यू कैन से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो मिल गए तब। लेकिन 4-5-6 दिन जो आपके गुजरे होंगे, और ईद वाले दिन तो अल्लाह ताला ने, बहरहाल सर, अल्लाह ताला, मेरी प्यारी बहन, अल्लाह ताला नहीं, आपको लेकिन मदद देखिए, दे। इस पे मैं ये कहना चाहूँगी कि इंसान को समंदर के किनारे खड़े होकर जो है वो अंदाज़ा नहीं होता जब तक कि उसके अंदर ना जाए। हम लोग यही समझते रहते हैं कि बहुत कुछ हम लोग कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में बहुत कुछ हो रहा है, या जो कुछ हम मीडिया पे कर रहे हैं, लेकिन जब एक आदमी उस स्टेज से गुजरता है तो उसको अंदाज़ा होता है कि कितने वीक पॉइंट्स हैं हमारे, और कितनी बेहिसी है हमारे यहाँ उन लोगों की। क्योंकि हॉस्पिटल, देखें, हम जिनको ब्लेम करते हैं, पुलिस है, लॉ एनफोर्स एजेंसीज है, उन लोगों ने अपना काम पूरा किया, माशाअल्लाह। वो जिनके लिए हम कहते हैं। लेकिन वो लोग जो कि हमारे, जो इससे हसास चीज़ से, जो अब एक आदमी, क्योंकि न्यूरो की अगर उनकी ब्रेन इंजरी हुई थी, जो शुरू के इनिशियल क्रूशियल डेज होते हैं, उन डेज में उन्होंने इतने केयरलेस, उसको 3 दिन के बाद जो है आईसीयू से आपने उसको लावारिसों में डाल दिया, और उसकी, जबकि उसकी आइडेंटिटी मौजूद थी, उसके बावजूद आईसीयू से 3 दिन के बाद लावारिस में क्यों डाला। आईसीयू के बाद जो है आप उसको शिफ्ट करते हैं न्यूरो वार्ड में। हमारी तो सारी ज़िंदगी गुजरी है हॉस्पिटल्स में, जिन्ना में, हम जेपीएमसी के हैं ग्रेजुएट,
तो मुझे समझ ये नहीं आता कि ये चीज़ें क्यों नहीं इनको सुपरवाइज किया जाता। जबकि जिस दिन हमें इतला मिली, मैं खुद हॉस्पिटल गई, सिविल ट्रॉमा सेंटर में गई और मैं 1 घंटे तक ढूंढती रही। उनके पास कोई रिकॉर्ड, कोई रजिस्ट्रेशन, मैं पूछ रही इस नाम का बंदा आया है, हमें 15 ने इतला दी, तस्वीर दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं यहाँ तो कोई भी नहीं है। मैंने पूरा हॉस्पिटल छान मारा, ट्रॉमा सेंटर। उसके बाद मैं दोबारा रिसेप्शन पे गई, उन्होंने नहीं बात, फिर दोबारा गई। जब दोबारा जाके मैंने उनसे इंट्रोडक्शन किया, तब उन्होंने बहुत मरे दिल के साथ निकाल के फिर मुझे नंबर दिया। उसके बाद जब मैं आईसीयू के अंदर गई, जबकि मैंने इंट्रोडक्शन कराया एज अ डॉक्टर, तो भी जो है वो अंदर वाला स्टाफ जिसे मैं पूछे गई, उसने कहा यहाँ कुछ भी नहीं है। उसके बाद दोबारा मैंने कहा जब वहाँ वाले कह रहे हैं तो तुम देखो। उसने निकाल के कहते हाँ यहाँ हमने इसको डिस्चार्ज कर दिया, एडी होम में डाल दिया। इतनी बेहिसी जब आप दूसरों के साथ करेंगे, कल को जब आपके साथ ऐसा होता है तो फिर आप क्यों ब्लेम करते हैं कि पाकिस्तान में बेहिस लोग हैं। आप पर्सनली एक आदमी अपनी ड्यूटी नहीं निभा पा रहा तो वो दूसरों को ब्लेम करने का कोई मजाज नहीं रखता। देखो, तो मैं सिर्फ यही कहूंगी कि वो लोग जो कि इस सेंसिटिव मामले से जुड़े हुए हैं, हॉस्पिटल का अमला, डॉक्टर्स, नर्सेज और ये सारे जो एम्बुलेंस वाले, तो इनका फर्ज भी बनता है ना। हर चीज हम गवर्नमेंट पे डाल देते हैं जो हम लोग इंडिविजुअली, अब गवर्नमेंट आके तो नहीं देखेगी ना कि कोई आपसे पूछ रहा है और आप उसको नहीं बता रहे। तो इसमें क्या क्या राज पोशीदा है, मुझे नहीं समझ आता। हमारे पाकिस्तानियों को किस चीज़ की भूख सताती है कि वो किसी की मदद भी नहीं कर सकते और फिर रोते हैं कि पाकिस्तान में कोई हेल्प नहीं करता। एग्जैक्टली इंडिविजुअली एक चीज़ तो है डॉक्टर शबाना, क्योंकि मदद करने के लिए जो मैंने देखा है फलाही अदारे जो हमारे स्पेशली ईदी और छिपा, ये बहुत एक्टिव है। हमने देखा कि वो हम जब भी, क्योंकि हम बार बार जा रहे थे, क्योंकि अब सुबह होके आए तो हम सोचते थे कि शाम में हो सकता है कोई ना कोई हमें इतला मिले, तो हम बार बार जा रहे थे, लेकिन वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे। वो रसा, वो तो इदारों का तो एक अलग रोल है, वो तो बात है, लेकिन असल रोल जो है ना बेसिक, वो हॉस्पिटल्स का। एग्जैक्टली। एक्चुअली डॉक्टर साहब, इनका कहना ये है कि देखें, जो हॉस्पिटल्स में जो लोग हैं, स्पेशली जो रिसीव करते हैं इस तरह के हादसे में इन्वॉल्व, मतलब आई मीन डैमेज लोगों को, ज़ख्मी लोगों को, यानी उनका फ़र्ज़ है कि वो पूरी जानकारी रखें अपने पास, ताकि जब लवाहिकीन आए तो उनको बता दिया जाए। या अगर खुदा न खासा नहीं आते और आपके पास आइडेंटिटी थी तो इसके बाद ना बताना तो बहुत बड़ा जुल्म है। वाकई अगर आज किसी के साथ हुआ ना तो कल हमारे साथ भी हो सकता है, फिर हम ब्लेम क्लेम नहीं कर सकते। देखिए, बहुत अच्छी बात की डॉक्टर शबाना जी ने और डॉक्टर नसरुल्लाह राना ने कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जितने भी लॉ एंड ऑर्डर के फोर्सेस के लोग थे उन्होंने भरपूर ताउन किया। ये अल्लाह की तारीफ़ है, माशाल्लाह। ऐसा नहीं है कि हम टोटल हम सारे अपने गुनाह उन्हीं पे डाल दें। अल्हम्दुलिल्लाह वो कर रहे हैं अपना काम। हम क्या कर रहे हैं? हम हमेशा प्रोग्राम में ये कहते हैं कि देखिए, हम सब ने खुद को डेवलप करना है, ठीक करना है। जब हम ठीक नहीं होंगे तो हमारे ऊपर क्या होगा? ऐसा ही होगा। तो प्लीज़ फॉर गॉड सेक, मतलब आपके पास जानकारी थी, बजाय आप इनको 3 दिन के बाद लावारिस में और ईदी सेंटर में भेज रहे हैं। खुदा का खौफ करें, ये हमारे साथ हर एक के साथ हो सकता है, खुदा के वास्ते। और जब वो 3 दिन के तक आपके पास आपका बच्चा मिलता नहीं, भाई नहीं मिलता, जो भी आपके खुदा न खासा जिसको हादसा हुआ है, तो उस फैमिली कुछ कर्ब से गुजरती है, किस तकलीफ से गुजरती है, तो वो तो फैमिली ही जानती है। जी सर, जी मिला ही नहीं बंदा, हुआ क्या उनके साथ, फिर छुट्टियां भी हैं, ईद की छुट्टियां हैं और मिल नहीं रहा। जी तो खुदा न खासा क्या हो गया उसके साथ हादसा, और फिर मारे फिर कोई नींद नहीं है, कोई सुकून नहीं है। तो इस बेसुकूनी को ज़ाहिर है कि कम किया जा सकता था अगर इतला हो जैसे ही मिली थी और उसकी ज़ाहिर है कि एक रजिस्टर्ड मेंटेन किया जाता है। जी सर, बिल्कुल। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला हुक्म बाला से पहले उन लोगों को सोचना है इस बारे में जो इससे रिलेटेड थे, जिन्होंने ये रिसीव किया इन साहब को ज़ख्मी हालत में। उसके बाद यहाँ हम एक छोटा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह कंटिन्यू करते हैं। प्लीज़ जुड़े रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक। तो बस ये एक मैसेज था, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इस पे अमल करवाया जाएगा और किया भी जाएगा। देखिए, हम सब एक ही हैं, वी आर जस्ट लाइक वन फैमिली। दीन, धर्म, अकीदे, फेथ वगैरह ये अपनी जगह है, ये अपना अपना मामला है, लेकिन बेसिकली वी आर वन फैमिली, वी आर वन नेशन, एक कौम है।
हमें इन चीज़ों को सबसे पहले लेकर चलना है, क्योंकि दीन का बेस ही इंसानियत है। अल्लाह ताला हमें अमल करने वाला बनाए और हमारे इस प्यारे मुल्क की अल्लाह ताला हिफाजत करे, और हम अपनी अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी के साथ निभाएं, हम अपने रिस्क को हलाल करें। इस तरह से अगर हम गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते तो माफ़ कीजिएगा, वो रिस्क भी जो है ना वो हलाल नहीं होता। फिर ये नहीं है कि आप रिश्वत ले रहे हैं, अगर आपने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया तो वो भी, आई एम सॉरी टू से, वो भी हराम रिस्क हो जाता है। हरियाओ, तो अब हम थोड़ा सा आज जो हमने सोचा हुआ है टॉपिक, जी तो चाह रहा है कि इसी के बारे में बात की जाए और कौम को जगाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जाग तो काफ़ी हद तक गई, लेकिन अभी भी माफ़ कीजिएगा बहुत सोए हुए हम लोग। आज का टॉपिक जो है ना वो है, चूँकि लीवर डे मनाया जा रहा है तो लीवर के बारे में आज हम बात करेंगे, और कोशिश करते हैं, चूँकि इनके ऊपर जो टाइम है वो बहुत टफ टाइम है, लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है। देखें, ये भी मोहब्बत है काम से, कौम से, कि आए हैं, बैठे हैं, आपसे बात करेंगे, आपको मैसेजेस देंगे आपकी बेहतरी के लिए। क्या ही अच्छा हो कि हम एक दूसरे की बेहतरी के लिए काम करें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहिबा, चूँकि आज कल लीवर डे चल रहा है, जैसा कि आपने टॉपिक सर ने आज सजेस्ट किया है, तो इसके बारे में, चूँकि लीवर डॉक्टर साहब कई बार कह चुके हैं हमारा किचन होता है, राइट सर? और मेरा ख्याल है यही ज़्यादा लिवर पे एक्सप्लेन करेंगे, मैं आगे निगलेरिया के ऊपर आप लोगों को थोड़ा ब्रीफ दैट्स ग्रेट, ओके, आई डोंट माइंड। तो डॉक्टर साहब, आपने हमेशा बड़ा अच्छा डिटेल्ड किया है, वो जो आपका जो पॉइंट रहा है ना कि लीवर बेसिकली हमारा किचन है। तो सर, ये लीवर डे फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन्हीं दिनों में मनाया जाता है, यू मीन इन द मंथ ऑफ अप्रैल? जी जी थ्रू आउट द वर्ल्ड। जी जी बिल्कुल। और लीवर के तो कई इश्यूज हैं ना, फैटी लीवर और पता नहीं क्या क्या चीज़ें। सर, इसके बारे में गाइड करें कि ये जो आजकल ये जो मनाया जा रहा है, इसका बेस क्या है, मतलब क्या इस महीने में, इन दिनों में क्यों मनाया जा रहा है? ये बेसिकली तो मनाया जाता है, जैसे आपने अप्रैल कहा, और अप्रैल के दिनों में ही मनाया जाता है। और असल चीज़ तो ये है कि जैसे आपने ज़िक्र किया कि हमारे जिस्म का ये किचन है, और किचन के बगैर हमारी जो ज़िंदगी है अधूरी है, वो हमारे होम किचन हो या हमारी बॉडी का किचन हो। सुभान अल्लाह। तो हमारी अधूरी ज़िंदगी को पूरा करने के लिए किचन का बहुत बड़ा रोल है। और इसके अंदर जो सिचुएशन ये है कि हम जो भी चीज़ खाते हैं, जो ड्रग लेते हैं, ड्रग से मुराद ये है कि हम अपनी मेडिसिन्स दवाइयाँ। लेते हैं, या खुदा न खास्ता जो लोग मुज़ी आदतों में मुब्तला हैं, जैसे अल्कोहल वगैरह, ये सारी की सारी हमारे इस किचन में, जो बॉडी का किचन जी। है, लिवर में जाती हैं। लिवर इसको मेटाबोलाइज़ करता है, इसके अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको अलहदा करता है, और उस साथ में कुछ हार्मोन्स, कुछ प्रोटीन्स, कुछ चीज़ों को शामिल करता है जो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल्स होती हैं। Exactly. लेकिन अगर आपका लिवर, जिसको आपने बहुत ज़्यादा लोड डाल दिया, जिसको बहुत ज़्यादा बीमार करने के लिए आपने रोल प्ले खुद किया, क्योंकि आप जब नेचर के ख़िलाफ़ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो सारी की सारी चीज़ें जो अल्लाह ताला ने आपको एक सेहत की शक्ल में दी होती हैं, आप उसको डैमेज कर देते हैं। तो आपने लिवर की बहुत सारी स्टेजेस हैं जो ख़राब होने की। पहला तो ये है कि जब आपका लिवर जो है वो फूल जाता है, बड़ा हो जाता है, और फिर उसके बाद एक स्टेज ऐसी आती है जो लिवर के अंदर इन्फ्लेमेशंस होती है, फिर उसके अंदर स्कार बनना हो जाते हैं, फेब्राइसिस होना शुरू हो जाते हैं, फिर उसके बाद एक फर्दर एक लास्ट स्टेज भी आती है, एक सिरोसिस हो जाता है, सिरोसिस के बाद लिवर फेलियर की तरफ चला जाता है। तो ये इसकी स्टेजेस है, हमने बचाना है लिवर को। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि पहली दूसरी और तीसरी स्टेजेस तक लिवर की सारी प्रॉब्लम्स रिवर्सिबल है। अल्लाह का शुक्र ये है कि ये सारी की सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। लेकिन कैसे? लेकिन आपने लाइफस्टाइल की चेंज की वजह से, कोई डाइटरी मॉडिफिकेशंस की वजह से, कुछ अपनी हैबिट जो आपने गलत अपनाई हुई हैं उनको छोड़ देने की वजह से, ये सारी की सारी चीज़ें रिवर्स हो सकती हैं। लेकिन रिवर्स होने के लिए आपको रिवर्स होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप रिवर्स नहीं होंगे तो फिर आप अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठेंगे। डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक्चुअली होता ये है कि मतलब ज़िंदगी तो हमारी खैर एक फिक्स्ड है, हम एक बदतरीन एंड की तरफ चले जाते हैं अगर हम अपना केयर नहीं करते तो। दैट्स व्हाट यू आर सेइंग ना, क्योंकि लेकिन लीवर किचन है, और वो आपने बड़ी अच्छी बात की। उसके बाद वो डिवीज़न करता है, एक तरफ अच्छाइयों को उस तरफ डालता है जहाँ अच्छाई की ज़रूरत है, जो मतलब आपकी गंद है उसको
आपको एग्जिट करवाता है। क्या बिल्कुल। बड़ा सिस्टम है। अल्हम्दुलिल्लाह। लीवर का तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा किरदार है हमारे पूरे स्ट्रक्चर में, ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही है, और क्योंकि लीवर अगर बीमार हो गया तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बीमार होगा, आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम डैमेज हो जाएगा, इवन कि आपका किडनी जो है उस पे लोड आएगा, आपका पिंक्रियाज पे लोड आएगा, आपको डायबिटीज़ हो सकता है, आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है, आपकी जो मेटाबॉलिज्म है वो सारे का सारा डैमेज होने का मतलब ये है कि पूरे का पूरा फंक्शन ही डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि वो किचन में आप देखें कि घर के किचन जो होम किचन होता है उसके अंदर अगर सही से पकी हुई चीज़ ना हो, उसके अंदर आप जंक फूड यूज़ कर रहे हो, उसके अंदर आप ओमेगा 6 में सारी चीज़ें पका रहे हैं। ओमेगा 6 हम बात करते हैं जो हमारा जो फैट है जो बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, हम वो सीड ऑयल जो होते हैं, वेजिटेबल ऑयल जो होते हैं, सोया ऑयल, कॉर्न ऑयल, और इसके अलावा हमारे सूरजमुखी और इस तरह के सारे जितने भी ऑयल्स हैं वो सारे के सारे ओमेगा 6 हैं। उसमें जब हम पकाते हैं तो वो खाने हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह होते हैं। तो आपने किचन बाहर जो किचन है उससे स्टार्ट किया, इसके बाद आपने बॉडी के किचन को ख़राब किया, तो फिर ऐसा ऐसा ये सारी चीज़ें डैमेज होती चली जाती हैं, आप नेचर के खिलाफ चले जाते हैं। बिल्कुल सर। यहाँ डॉक्टर साहब एक बात मुझे बड़ी याद आ गई, हमेशा हम कहते भी हैं कि रमज़ान इज़ अ मैसेज, वो हमें एक सबक दे के जाता है हमेशा रमज़ान से। अल्लाह माशाअल्लाह। देखिए रमज़ान में हम किस तरह केयर करते हैं, इवन दोज आर टेकिंग ड्रग्स वगैरह, या मतलब इवन सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, व्हाट एवर द केस में भी, जो डैमेज कर रहे होते हैं अपने लीवर को। बड़ी बहुत प्यारी बात की आपने। रियली द रीज़न बिहाइंड हम हैं। पहले हम अपने आप को ठीक करें ना, तो आपका लीवर ठीक होगा, आपका लाइफ स्टाइल चेंज करना होगा, हेल्थी लाइफ स्टाइल, जो कि हम हमेशा नाम भी है और कोशिश भी करते हैं ऐसा हो। तो इससे कितना फ़र्क पड़ता है। इंसान अगर थोड़ी देर के लिए ये बैठ के सोच लेना, और आगे जाके जब खुदा न खास्ता वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, 1 2 3 पे तो आपने कहा कि रिवर्सेबल है, ओके नो प्रॉब्लम, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन इसके बाद तो अगर कभी ऐसा हो, खुदा न खास्ता यू फील अनकंफर्टेबल, तो देखिए हमेशा हम कहते हैं, हमेशा कहते हैं, प्लीज़ अल्लाह के वास्ते घर में एक दिन आप ट्राई करें आप, लेकिन इसके बाद इमीडिएटली डॉक्टर्स को आप कंसल्ट करें। उन्होंने पढ़ा होता है, और बिलीव इट और नॉट, मतलब ठीक है डॉक्टर्स भी इमीडिएटली कभी कभार पहुंच नहीं पाते, किसी बीमारी की जानकारी उन तक नहीं होता है, वो भी इंसान है। तो अगर ऐसा हो तो आप कोशिश करें कि मतलब डॉक्टर से मशवरा करें, वो आपको गाइड भी करते हैं डॉक्टर, ठीक है मुझसे नहीं हो, इनसे आप कंसल्ट करें। तो डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे, घर में बैठ के तजुर्बे करेंगे, या उनका ऐसा इशू था तो मैं भी ये कर लेता हूँ। हमारे ये बड़ा इशू हो गया है कि अगर किसी आपको नॉलेज से गुजरा कि एक साहब बीमार हुए थे, इनका लीवर का किसी ने बताया था, अच्छा उन्होंने दवाई ली थी, मैं भी ना करें साहब। लेकिन डॉक्टर्स पढ़ते हैं, अल्लाह ताला ने उनको इल्म दिया है, तो उनके इल्म से हम फायदा उठाएं, और हमारे जरिए उनका रिस्क चलता है। थोड़ा सा अपने आप को डेवलप करें और अपने आप को ठीक करें। बड़ी अच्छी बात की सर आपने, अल्लाह ताला बस। डॉक्टर साहब अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास भी मैसेजेस आते हैं, मुझे बताया था प्रोग्राम्स को देख रहे हैं लोग डेवलप, लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि लोगों को अपने आप को बहुत ठीक करना है। क्योंकि देखिए डॉक्टर साहिबा ने बड़ी अच्छी बात की कि हमें पता नहीं होता, हम अपनी में जी रहे होते हैं, जब गुजरती है ना तो फिर हमें एहसास होता है कि हम तो कहीं के भी नहीं है, सही बात। बहुत खामियां हम लोगों में। एनीहाउ अल्लाह ताला आफियत वाला मामला फरमाए। आज ईद के बाद पहला प्रोग्राम है, लेकिन चूँकि चीज़ें ऐसी हुई हैं तो थोड़ा सा हम डल हैं, माफ़ कीजिएगा। लेकिन आज के प्रोग्राम में मैसेजेस बहुत हैं, नोटेबल, नोटिस करने वाले, और फिर उस पर अमल करने वाले। हम सब ने अमल करना है, नॉट यू पीपल ओनली, हम तीन भी, हम सब ने, पूरी कौम ने अमल करना है, टॉप टू बॉटम। आई मीन छोड़, ये नहीं कि वो अपर लेवल नहीं करें या लोअर लेवल नहीं करें, सब ने करना है प्लीज़, बेहतरी के लिए, पूरी कौम की बेहतरी के लिए, अपने आप के लिए। डॉक्टर साहब ने खैर काफ़ी चीज़ें हमें गाइड कर दी कि लीवर का क्या फंक्शन है और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और उसमें हम किस तरह अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। जो आप निगलेरिया के बारे में बात कर रही हैं, और ये क्या मलेरिया से रिलेटेड कुछ, क्योंकि इसका मतलब वर्डिंग्स और इसका क्या, इससे कोई रिलेशन है या सिर्फ गर्मी से है या क्या है? असल में एक चीज़ ये मैं कहना चाहूँगी, हम लोग बहुत खुशफहमियों का शिकार होते हैं कि हम बड़े अच्छे प्रोग्राम्स कर रहे हैं, बड़ी अवेयरनेस दे रहे हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली, मैंने देखा कोई हादसा होता है तो हमें ये अंदाज़ा होता है कि हमें और ज़्यादा काम की ज़रूरत है। कुछ लोग डिसहार्टेड होते हैं, छोड़ देते हैं, कुछ लोगों के अंदर ये जज्बा नए सिरे से पैदा होता है। तो मेरे अंदर इस चीज़ से और ज़्यादा जो है मोटिवेशन मुझे मिली है कि मेरे मुल्क के लोगों को इतनी ज़रूरत है, इतनी अवेयरनेस ये काफ़ी नहीं है, बल्कि हमें प्रैक्टिकली भी जाके इन चीज़ों को
देखना होगा जो हादसा होते हैं। तो असल में जी नेग्लेरिया के बारे में आपने कहा, नेग्लेरिया जो है वो एक मलेरिया से उसका ताल्लुक नहीं है। हाँ, अलबत्ता आप ये कह सकते हैं कि वाटर बॉर्न डिजीज़ अगर की आप बात करें तो उससे रिलेटेड है, लेकिन नेग्लेरिया जो है वो वायरल इन्फेक्शन नहीं है। नेग्लेरिया जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, प्रोटोजोआ जिसे हम कहते हैं उससे होता है। जो इसकी ख़ास चीज़ ये है कि ये गर्मी के मौसम में जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो 60 डिग्री तक अगर जाता है तो उस पे जो है इसकी ग्रोथ जो है वो बड़ी तेज़ी से होती है 50 से 60 के दरमियान। लेकिन ये है कि फिर जैसे जैसे गर्मी ज़्यादा हो जाती है या टेम्परेचर कम होना शुरू होता है तो ये खुद ब खुद ख़त्म होता जाता है। नेग्लेरिया की एक ख़ास बात यह है कि ये साफ़ पानी में, कोई भी साफ़ पानी जैसे झील का पानी है, नहरों का पानी है, स्विमिंग पूल है, वो स्विमिंग पूल जिसमें प्रॉपर क्लोरीनेशन नहीं हो रही, या आपके ओवरहेड टैंक्स हैं जहाँ पे वाटर सप्लाई है लेकिन उन टैंक्स में जो है प्रॉपर जो है सफाई का, क्लोरीनेशन का इंतज़ाम नहीं है, वो आपके घरों में सप्लाई हो रहा है। फिर अगर आप उसको ये इस बैक्टीरिया इसका बैक्टीरिया का ये है कि ये हम ब्रेन ईटिंग अमीबा कहलाता है। ब्रेन ईटिंग अमीबा का मतलब ये होता है कि ये हमारे दिमाग को खाने वाला जरासीम है। नाक के ज़रिए ये दिमाग में पहुंचता है। नाक और दिमाग के दरमियान एक बारीक सी छन्नी लगी होती है, एथमॉइड बोन जिसे कहते हैं, उसमें से ये फिल्टर होके ब्रेन तक चला जाता है और जब ये ब्रेन में जाता है तो वहाँ पे जाके ब्रेन को डैमेज करना या ब्रेन को खाना शुरू कर देता है। अच्छा, इसकी ये है कि इसमें अगर आपकी प्राइमरी सिम्टम्स हैं, प्राइमरी सिम्टम्स ये हैं कि शुरू में अगर आपको ऐसा है कि बुखार हो रहा है, जिस्म में दर्द है, गर्दन में आपको खिंचाव है, मतली है और मोशन है, ये सारी साइन सिम्टम्स होती हैं सिंपल सी, और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उसको सिंपली मैनेज कर लेता है। लेकिन जो है वो डॉक्टर अगर प्रॉपर हिस्ट्री लेता है आपसे और ये कहता है कि अगर आप कहीं नहर में नहाए हैं, स्विमिंग पूल के मतलब परमानेंटली एक स्विमर हैं, तो उसको भी डॉक्टर को भी, और आजकल के जैसे गर्मी का दिन है तो उनको इनकी हिस्ट्री में डीपली जाना चाहिए और ये देखें कि ये बुखार, ये गर्दन जैसे मेनिंजाइटिस में गर्दन तोड़ बुखार में गर्दन टाइट होती है, तो ये सारी चीज़ें अगर उसको नज़र आ रही हैं डॉक्टर को तो उसको फौरी तौर पे जो है इसका सदेबाप करना ज़रूरी है। उस स्टेज में इसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ डायग्नोसिस इतना लेट होता है जिसकी वजह से, क्योंकि जब आपको बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज में ये पहुँच जाता है तो फिर इसमें मॉर्टिलिटी रेट यानी डेथ रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। जितने केसेस आते हैं उसमें तकरीबन जो है वो 99% जो है वो डेथ्स होती हैं डिले रिजल्ट्स की वजह से या डिले डायग्नोस बिल्कुल, क्योंकि मिस हो जाती है ना, इसकी साइन सिम्टम्स इतनी ज़्यादा नहीं होती लेकिन साइन सिम्टम, अर्ली साइन सिम्टम्स को हम मिस कर देते हैं आम बुखार से। तो लेकिन जो है कि इसको अगर आप अर्ली स्टेज पे कर लेते हैं, लेटर स्टेज में जो है इसकी डायग्नोसिस होती है CSF, लंबर पंक्चर करते हैं। तो लंबर पंक्चर में यानी CSF जो ब्रेन का फ्लूइड है वो तो उस वक्त इतना ज़्यादा फैल जाता है कि वो दिमाग के फ्लूइड्स मोहरों तक पहुँच जाता है, तो उसके बाद तो फिर इसका जो है ट्रीटमेंट रहता नहीं है। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करे और वक्त पे डायग्नोज होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद प्लीज़ आते हैं आपके पास। थैंक यू। वेलकम बैक। बात हो रही है नेग्लेरिया के बारे में। ये भी देखें, बीमारियां मतलब कोई भी जानलेवा नहीं होती अनलेस एंड अनटिल वो डायग्नोस ना हो जाए। होता क्या है कि ये जो हमारा प्रोसीजर है ना, कभी कभार डॉक्टर भी नहीं समझ पाते, तो ये भी एक इशू है। बट एनी हाउ होता है, ऐसा हर जगह होता है कि मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोई मतलब नाउजुबिल्ला कोई इतने ऑथेंटिक है कि मतलब उन्होंने देखा और समझ लिया। टाइम लगता है, तो ये थोड़ा सा हमें पूरे प्रोसेस को समझना होगा। किसी को ब्लेम क्लेम करने की ज़रूरत नहीं है और डॉक्टर पे रिलाई करना है, उन पर भरोसा करना है। होता है अगर 2-3 दिन हो तो फिर आप उनसे मशवरा करें कि मैं किसी और को दिखा दूं, तो इसमें उनको ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस सोचें कि आपने अपनी बीमारी को अपने आप से दूर करना है, बस ये होना चाहिए, मोटा एंड वेरी इजी एंड सिंपल। खैर, हम डॉक्टर साहब के पास जाते हैं। डॉक्टर साहब, लीवर के आपने इश्यूज तो बता दिए और उनकी वर्किंग भी बता दी, हमेशा बताते रहते हैं, और इस सूरत में मतलब प्रिकॉशंस भी हैं,
एहतियात भी है, बहुत तरह की। कुछ तो आपने गाइड कर दिया कि हमें अपने आप को ठीक करना है, हमारे जो डाइट है बेसिकली, जो हमारा इनटेक है उस पर हमें गौर करना है अगर ये इश्यूज आते हैं तो बेसिक जो है ना, कहते हैं ना, मतलब एक तो चलो ड्रग्स वगैरह ऐसे तो एक स्टेज आगे हो जाता है। नॉर्मल आदमी भी, जो ऐसे लोग भी हैं जो इन चीज़ों से अल्हम्दुलिल्लाह दूर है, उनके साथ भी ये इश्यूज हो जाते हैं, तो उसकी क्या वजह हो सकती है? उसको मतलब कैसे आदमी बचे? जी बिल्कुल सही है कि क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको कोई ऐसी आदत नहीं है, कोई अल्कोहल लेने की आदत नहीं है, लेकिन मेडिसिन बहुत सारे लोग लेते हैं जिससे ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस हो सकता है। बहुत सारे लोग हैं वो जंक फूड खाते हैं, और जंक फूड की आदत हमारे बच्चों को भी है, बड़ों को भी है, और घर में खाना तो पकाना ही नहीं, आदत ही नहीं रही। और बाहर के ऑयल कितने आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, आपकी लिवर के लिए कितना डैमेज कर सकते हैं, आपको मालूम ही नहीं है। क्योंकि वो खाने जो हैं जिसको हम ओमेगा 6 कह रहे हैं बार बार, ओमेगा 6 वो फैटी एसिड्स होते हैं, वो आपकी फ़ैट है जो बैड फैट कहलाती है, और गुड फैट जो है ओमेगा 3 होती है। हम अक्सर अपने प्रोग्राम्स में ये बार बार जिक्र करते हैं कि आप ओमेगा 3 लीजिए, ओमेगा 3 बहुत बेनिफिशियल है, जिसको फ़िश ऑयल कहते हैं। तो फ़िश ऑयल आप देखेंगे, फ़िश ऑयल आप कितनी दफ़ा फ़िश खाते होंगे, और फ़िश को किस में तलते हैं? ओमेगा 6 में तलते हैं, मतलब उसमें पकाते हैं। जब आप गुड फैट को बैड फैट में पकाएंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो बैड फैट की शक्ल में आपकी बॉडी में आएगा। जो बैड फैट, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, आप खाने ऐसे खाएंगे, आप जंक फूड लेंगे, इवन कि फिजी ड्रिंक जो आप लेते हैं। बच्चों को आदत है, एक छोटा बच्चा जो पानी कम पीता है, लेकिन आप जब भी होता है तो बच्चे को एक ब्लैक कलर का कोला जो है उसमें गिलास में डाल के दे देते हैं, और बच्चा बड़े मज़े से लेता है। उसका टेस्ट डेवलप कर देते हैं आप। जब टेस्ट डेवलप होता है तो बच्चा तो वही मांगता है। आपको नहीं मालूम कि वो लिवर को कितना डैमेज कर रहा होता है। बाहर से आप जितनी चीज़ें उनको बच्चों को लेते हैं, आप अपनी मेहनत जो माएँ करती थी पहले, घर के खाने बना के देती थी, जब वो खाने बना के नहीं देंगी, बाहर से बच्चे खाएंगे, कितना ख़तरनाक है, वो आपके लिवर को डैमेज करता है। प्लस ये है, वो हजरात जो बाहर से किसी के गिलास में भी पानी पीते हैं, उनको हेपेटाइटिस हो सकता है। और ख़ासकर जो हेपेटाइटिस के मरीज़ हैं, बार बार अपने प्रोग्राम्स में कहते हैं कि वो गन्ने का जूस बहुत ज़्यादा पीते हैं। जब गन्ने का रस पीते हैं तो उसमें वो लोग भी गिलास में पी रहे होते हैं जिनको हेपेटाइटिस होता है। तो एक दूसरे से ये लगता है हेपेटाइटिस, लिवर डिजीज़ एक दूसरे से लगती है। इसको बचाइए और इलाज करवाइए, ना कि ये एक टोटके और पीरी फ़कीरी में पड़े जाइए। क्योंकि अक्सर लोग तवीज़ गणना करवाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो कहते हैं जनाब उन्होंने झाड़ा है और उसके बाद वो पानी पीला हो गया। तो ये नहीं सोचते कि वो पानी पीला करने के लिए उनके बाद जो छड़ी होती है उसके अंदर कुछ मिलावट होती है। तो आपने इलाज करवाना है और जंक फूड से परहेज़ करना है, ख़ासकर वो चीज़ें जो आपकी बैड हैबिट्स हैं। और बहुत ज़्यादा पेन किलर खाने वाले लोग बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। अगर आप अल्कोहल लेते हैं या कोई ऐसी चीज़ें लेते हैं, उनसे परहेज़ कीजिए। अपने लिवर को, अपने किचन को महफूज कीजिए, ये आपके लिए बेनिफिशियल है। थैंक यू सर, बिल्कुल बहुत अच्छी बात की आपने। अब देखिए, इसमें बात आई है बाहर के खाने का, जो हम आजकल बड़ा एक रुझान चल पड़ा है। ठीक है, कभी कभार आदमी बिल्कुल खाए, लेकिन बाहर का खाना किस तरह पकता है। ऑयल की बात की डॉक्टर साहब ने, ओमेगा 3 लें आप, और जो हम ऑयल्स यूज़ करते हैं इवन हमारे घरों में भी, उसमें ओमेगा 6 होता है। तो आई डोंट नो, इस पर भी हम एक बात करेंगे, प्रोग्राम करेंगे कि सर्वाइवल कैसा। पहले बनस्पति घी की बात आ रही थी, फिर ऑयल भी अब फिश के ऑयल के टैबलेट्स आते हैं। जी कैप्सूल आते हैं जी, उनके टैबलेट्स आते हैं, वो आप ले सकते हैं। लेकिन बाहर का खाना देखिए, उनका ऑयल यूज़ करने का तो आई डोंट नो, हम किसी को नहीं पता कौन सा यूज़ करते हैं। ऑयल भी कर रहे हैं या चर्बी वाला जो थर्ड क्लास, माफ़ कीजिएगा, आई एम सॉरी टू से। देखिए, पता है, दे आर कमर्शियल। आजकल तो हम कहते हैं ना कि बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर बड़ा प्रॉफिट रेशियो लेके चल रहे हैं। नहीं, हर आदमी, वी ऑल आर, सॉरी टू से, वी ऑल आर करप्टेड। हम सब, जहां जिसका मौका मिला उसने 6 लगा दिया। तो हम सब ने ठीक होना है, अपने आप को डेवलप करें। देखें, अल्लाह का बड़ा करम है, डिफरेंट चैनल से, और स्पेशली वीनस चैनल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है कि इनका हर प्रोग्राम बेहतरी के लिए है। और हमारी इस प्रोग्राम की कोशिश ही यही है, हमारा प्रोग्राम का नाम ही यही है, जुस्तजू विद हेल्थी लाइफ स्टाइल। आप जुस्तजू करें, हेल्थी लाइफ स्टाइल नहीं होगा तो आई एम सॉरी, नथिंग, माइनस, जीरो है आप। यानी आओ, ये बाहर की चीजें, और फिश ऑयल की टैबलेट्स आती हैं, आप उसको यूज करें, वेरी सिंपल। आप कोशिश करें कि
अपने आप के ऊपर नजर रखें, अपनी फैमिली पे नजर रखें कि क्या खाया पिया जा रहा है। सॉफ्ट ड्रिंक के बारे में हमने हमेशा कहा है कि उससे भी प्लीज आप कोशिश करें कि मिनिमम करें उसे आप। एनीहाउ डॉक्टर साहिबा, ये जो बीमारी है निगलेरिया, और इसके बारे में आपने बहुत अच्छी, ये ब्रेन ईटिंग बीमारी है और नाक के जरिए जाती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। देखें, इसके बारे में तो पहले ये भी था कि वजू करते वक्त भी और गर्म पानी के, वही मैं प्रिकॉशंस ही जी, लोगों को sure, बताऊंगी now, ताकि yeah, टाइम yeah, खत्म हो रहा जी, है जी, और उनको तक जी, वो इत्ला वो पहुंचे इन्फॉर्मेशन जिसके लिए हम आए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं उनको हमारे बताना ये ज़रूरी है कि बीमारियों के बारे में तो आप सब सुनते हैं, पेपर में आ गया, टीवी में आ गया कि ये बीमारी फैली हुई है, लेकिन आपको इससे बचा कैसे जाना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसकी के लिए हम यहाँ बैठे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने जब इन दिनों में जब आपका टेम्परेचर 46 से ऊपर जाता है, स्पेशली पाकिस्तान में, तो आप लोगों ने नहाने से, स्पेशली पंजाब की साइड में भी जो लोग नहरों में नहाते हैं, साफ पानी, ये इतना साफ पानी में डेवलप होता है कि आप उस पानी को देख के कहें कि मैं इस पानी को पी लूं, लेकिन उसके अंदर ये अमीबा जो है वो डेवलप हो रहा होता है। और अगर ये आपके बॉडी में चला जाए, और बॉडी में जाना ही इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये आपकी नाक के जरिए आपके ब्रेन में आता है। ये इंसान से इंसान को नहीं लगता, ये बात जहन नशीन करें। किसी को अगर निगलेरिया है तो आप जो है वो निगलेरिया के पेशेंट से कुछ भी आपको डिस्टेंस करने की जरूरत नहीं है, वो आपको ट्रांसफर नहीं होगा, ये ट्रांसफर होगा डायरेक्ट कंटेमिनेशन। और आपने पानी से अवॉइड करना है, नहरों से, झीलों से, स्विमिंग पूल, जो लोग स्विमिंग पूल में जाते हैं उन लोगों को चाहिए कि प्रॉपर क्लोरिनेशन हुई हुई हो। जिस भी स्विमिंग पूल में, आपने उस स्विमिंग पूल में जाना है, प्रॉपर SOPs को फॉलो कर रहे हो। और उसके साथ साथ आपने वुजू करते हुए भी कोशिश करनी है, जब ये अगर आपको सस्पेक्ट कर रहे हैं कि आपके पानी में ये हो सकता है, तो आपकी ओवरहेड टैंक जो है, जैसे कि क्लोरिनेशन के लिए क्लोरीन टैबलेट्स होती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं प्यूरिफाई करने के लिए, अगर वो प्रॉपर नहीं है तो आपने नाक में पानी खींचने से थोड़ी एहतियात करें। एक गलती जो हनीफ साहब हमारे यहाँ लोग करते हैं वो ये है कि जब हम क्लोरीन टैबलेट्स अपने टैंक्स में ओवरहेड में डाल देते हैं, लेकिन उसमें कंटिन्यूसली वाटर सप्लाई हो रही है, तो हम ये समझते हैं कि हमने इसको प्यूरिफाई कर दिया है क्लोरीनेशन, लेकिन जैसे पानी आता जाता है वो डाइल्यूट हो जाती हैं वो क्लोरीन टैबलेट्स। वो तो आपके एक टैंक के लिए होती हैं, कंटिन्यूसली वाटर सप्लाई आ रही है, आगे से यूज हो रहा है, तो आपने मुस्तकिल जो है वो उसको मेंटेन करना है, उसी क्लोरीनेशन को। ये कुछ एहतियात है। और सबसे अहम एहतियात ये है कि बहुत सारे लोगों के अंदर ये निगलेरिया का बैक्टीरिया जाता है, लेकिन सिर्फ ये उन लोगों को ज्यादा इफेक्ट करता है जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है। अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते रहें और इंशाल्लाह ताला इसी तरह से जो है वो सेहतमंद रहें, और हम लोग यहाँ मौजूद रहेंगे आपकी हर सेहत से जो रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा। बहुत सी बातें हैं, होती हैं, हमें करनी होती है, लेकिन वक्त को क्या करें हम। एग्जैक्टली। एनीहाउ, थैंक यू वेरी मच। आप, थैंक यू सर, आपका भी अल्लाह खुश रखे आपको। आप इतने बड़े हादसे के बावजूद भी अभी भी वो, बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला अता फरमाए, एज सून एज पॉसिबल इंशाल्लाह रिकवरी हो जाए उनकी। इसके बावजूद भी आज आप यहाँ मौजूद हैं, रियली ये हम सब के लिए बड़े ऑनर की बात है, बहुत बड़े ऑनर की बात है। जिस पे गुजरती है ना, रियली उसे ही एहसास होता है, उसे ही पता चलता है। हम तो सिर्फ बातें करते हैं, बातें करने के बाद हम निकल लिए, लेकिन अभी फिर जब जाएंगे मिलने के लिए तो उनका क्या आलम होगा। क्योंकि देखिए, भाई है, इवन रिश्तेदार भी है, इवन आम आदमी भी है, कोई भी है, मतलब अनबिलीवेबल। मतलब ये ऐसा मामला है कि जिसको आप वर्ड्स में, मतलब सॉरी, हमें अफसोस हुआ, देखिए ये एक लिमिट्स हैं आपकी, जिस पे गुजरती है ना, उससे पूछे, बड़ा तकलीफ दे वक्त होता है। और खुदा के वास्ते जितने भी इन हॉस्पिटल्स में बैठे हुए लोग हैं, जिम्मेदारान की बात कर रहा हूं मैं हुक्मरानों की बात नहीं कर रहा, मैं जिम्मेदारान की बात कर रहा हूं, जो ये रजिस्टर लेके बैठे होते हैं, जहां जिनके पास ये जख्मी लोग आते हैं, खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, प्लीज फॉर गॉड सेक, वहां अपने काम को ईमानदारी से करें। बहुत बड़ा काम है आपके हाथ में, अल्लाह ने बड़ा करम किया आपको। एक चीज आप इन लोगों को और मेंशन करें, हमारे मुल्क को खोखला करने वाले ये लोग हैं। हम अपने मुल्क के लोगों को कहते हैं, बड़ी अथॉरिटीज को कह रहे होते हैं, लेकिन खोखला करने के लिए ये छोटे छोटा अमला बहुत हम सब हैं। जी डॉक्टर साहब, कोई दो लाइनर आप दे दें, दो लाइनर। मैं नहीं चाह रहा। बात यह है कि देखें, असल चीज़ ये है कि तकलीफ में सब लोग हैं, और तकलीफ में आप सबके लिए आसानी के लिए अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को, इवन के हमारे फ़लस्तीन के मुसलमानों को, सबको हमारे खैर आफियत से रखे, और जो हमारे गुजर गए हैं उनके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला उन्हें जवारे रहमत में। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर।
बस दुआ है अल्लाह ताला हमारे इस प्यारे मुल्क की हिफाजत करे। उसकी हिफाजत इसी तरह हो सकती है कि हम अपनी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। अल्लाह ताला हम सबका निगहबान और हामी रहे। अल्लाह हाफिज़।